Assalamualaikum dear students, how are you? It's your teacher मनीष कुमार। जैसे कि हम लोगों ने कुछ महीने पहले डिसाइड किया था ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट आज जो मैं हूँ आप लोग को पूरा का पूरा एमडी गेट के सिलेबस ऑन यूट्यूब कवर करवाने वाला हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि रिस्पॉन्स ठीक से नहीं शो करवा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने बीच में क्विट भी कर दिया। फिर आई वाज़ थिंकिंग कि अगर ना भी शो करवाएँ तो कोई इश्यू नहीं है। अगर मेरे इस इनिशिएटिव से किसी भी 1 से लेके 2 स्टूडेंट्स का भी भला होता है, तो इट्स बीन अ प्लेज़र फॉर मी। इट्स बीन अ प्लेज़र फॉर मी कि मुझसे किसी 2 स्टूडेंट्स को भी सीखने को मिलेगा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात रहेगी। तो बात करते हैं आज हम लोग ओरिएंटेशन क्लास के ऊपर। ओरिएंटेशन क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर फर्स्ट डे पे हम सारे कवर होने वाले चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम किस सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर स्टडी करते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा पढ़ाने का तरीका होगा कि जो एमडी केट सिलेबस है हम ऐसे कवर करेंगे कि जो एमडी केट आप लोग का 2026 का होगा, क्या एमडी केट 2026 का जो सिलेबस होगा वो तकरीबन मैच करेगा किससे, एमडी के 2025 से। किससे मैच करेगा? एमडी के 2025 से। तो इसमें कोई भी चेंजेस की गुंजाइश इस साल तक अभी तक जो अपडेट्स हैं हमें नहीं लग रहा कि कोई चेंजेस भी होंगी। बट इफ़ अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो आई विल अपलोड ऑल द वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल फॉर यू गाइस। यू गाइस से मुराद ये नहीं कि मेरे पास कोई थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स की ऑडियंस बैठी हुई है, बट मैं यहाँ पे जिसके लिए बैठा हूँ वो कोई 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे जिसको मेरी तरह किसी ना किसी चीज़ में लाज़मी तौर पे जो है प्रॉब्लम फेस हो रही होगी ड्यूरिंग दिस क्रूशियल टाइम। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो 2 स्टूडेंट्स भी अगर मुझसे फ़ायदा उठाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बट हमारे यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं जब तक कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा हम उससे क्यों पढ़ें? लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक कोई टीचर एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो कभी भी आपको फ्री में नहीं पढ़ाएगा। वो आपसे कुछ ना कुछ फ़ीस मुआवज़ा ज़रूर लेगा, चाहे वो बुक्स की फ़ॉर्म में हो। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि अपनी-अपनी बुक्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि ताकि स्टूडेंट्स जो है उन बुक से पढ़ सकें और उनका लेक्चर भी सुन सकें यूट्यूब से। बट बहुत सारे हमारे ऐसे भी बच्चे होते हैं पासमानदा इलाकों के, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन बेचारों के पास बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो उनके लिए ये मैं लेक्चर्स बिल्कुल अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस लेक्चर्स के अंदर 4 प्रोविंसेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कितने प्रोविंसेस की? 4 प्रोविंसेस की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इस एक लेक्चर में आपको मिलेगी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किससे करेंगे? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बायो, क्योंकि बायो का जो वेटेज है हमारे एमडी गेट का वो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है। क्या है? सबसे ज़्यादा हाई वेटेज। और बहुत सारे बच्चों को बायो में इतनी तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनको टैकल करना लाजमी तौर पे ज़रूरी होता है। वो हमारे काफ़ी जो लायक स्टूडेंट्स होते हैं वो भी रह जाते हैं उन एमसीक्यूज की वजह से। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ईच एंड एवरी एमसीक्यूज को यहाँ पे समझें, सोचें और आपको मैं बताने की कोशिश करूँ कि इसका आंसर कैसे आया। तो अगर बायो की बात करें तो हम फर्स्ट पहले क्या स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट ईयर का जो पहला हमारे एमडीकेट सिलेबस का चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमारा पहला चैप्टर है एमडीकेट का फर्स्ट ईयर से, ओके। द सेकेंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्या? बायोलॉजिकल molecule. Biological molecule is our second chapter in first year bio. थर्ड थर्ड हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स। क्या? एंजाइम्स चैप्टर आ जाता है हमारे पास। फोर्थ चैप्टर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे पास आता है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। क्या? बायो एनर्जेटिक्स इम्पोर्टेंट तरीन ये चैप्टर है और इससे एमसीक्यू लाजमी तौर पे आते हैं हर साल। फिफ्थ वन हमारे पास क्या है? फिफ्थ वन है हमारे पास ए सेल्यूलर लाइफ, या फिर जिसे हम वायरस वाला चैप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए सेल्यूलर लाइफ और वायरस।
द सिक्स्थ वन इज, छठा चैप्टर हमारे पास कौन सा होगा? सिक्स्थ चैप्टर जो हमारे पास होगा वो होगा डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। एंड द सेवेंथ चैप्टर विल बी, सेवेंथ चैप्टर कौन सा होगा? इट कुड बी इम्यूनिटी। ये जो चैप्टर्स की नंबरिंग है ये मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, बट हम चैप्टर को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जैसे बुक में होगा वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी के बाद जो हमारे पास चैप्टर आता है वो होता है सर्कुलेशन। क्या होता है? सर्कुलेशन चैप्टर हमारे पास आ जाता है। ये 8 चैप्टर हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर होते हैं, ओके। अब आते हैं, बात करते हैं सेकेंड ईयर की, जो कि हमारा इसके बाद पढ़ाना होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर ऑफ बायो। क्या? सेकेंड ईयर बायो। सेकेंड ईयर बायो में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा? सेकेंड ईयर बायो का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास हमेशा से ही एक चैप्टर है, दैट इज ब्रीथिंग, या जिसे हम लोग रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन, ये 2 चैप्टर्स होते हैं हमारे पास। इनका नाम ही एक है। रेस्पिरेशन भी आप इसे कह सकते हो, इसे आप ब्रीथिंग भी कह सकते हो। और जो इसका दूसरा चैप्टर है जो कि इसी साल 2025 में ऐड हुआ था, 2025 में जो ऐड हुआ था वो है होम्योस्टेसिस। तीसरा चैप्टर हमारे पास कौन सा है? तीसरा चैप्टर हमारे पास इसमें जो आता है वो है बोन्स वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? बोन्स वाला चैप्टर। एंड द फोर्थ चैप्टर इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्या? नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास अगला चैप्टर आ जाता है। इसका नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक अगला पार्ट भी होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि पिछले 2024 के सिलेबस में था, बट वो 2025 में कट कर दिया गया था, तो इस साल हम उसे नहीं पढ़ेंगे जब तक 2026 का सिलेबस हमें नहीं मिल जाता, ओके। तो पांचवा हमारे पास जो चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज, कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिक्स्थ वन हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। क्या आ जाता है? जेनेटिक्स। सेवंथ हमारे पास क्या आता है? जेनेटिक्स के बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है? एवोल्यूशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से एमसीक्यूज हर साल 10 से 12 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं। लाजमी तौर पे ये चैप्टर हमें करना होगा। और जो 8वां चैप्टर जो कि इसी साल ऐड हुआ है दैट इज बायो टेक्नोलॉजी। क्या? बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर इसी साल ऐड हुआ है आप लोग के सिलेबस में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की अपना कोर्स कंटेंट समझ लिया होगा कि हमारा क्या क्या स्टडी करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ईयर बायो। हम आगे इसके आगे जब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री में मैं आपको पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट केमिस्ट्री के क्या क्या केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर के कौन से चैप्टर्स हैं, सेकेंड ईयर के कितने चैप्टर्स हैं, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो इससे पहले जब हम वो लोग स्टडी करें तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो 2 स्टूडेंट आज क्यों ना हो, बट वो जो 2 स्टूडेंट है वो अपने आमने सामने वाले दोस्तों को भी फायदा पहुंचाएं, उन तक भी ये लेक्चर्स पहुंचाएं, क्योंकि ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। इसमें ना सिर्फ हम बलूचिस्तान को कवर करेंगे, इसमें हम इंशाल्लाह पंजाब, फेडरल और सिंध की बुक्स को भी लाजमी तौर पे कवर करेंगे, केपीके की बुक्स को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपने इसको लाजमी तौर पे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूरी शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये कोर्स कंटेंट यूट्यूब पे पड़े रहेगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बच्चे इनका फ़ायदा उठा पाएंगे और आपके दोस्त बेचारे जो इसकी नीड में हैं वो कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन लेक्चर्स जो मैं आज अपलोड करूंगा, जो आज की वीडियो होगी, ये आपने अपने दोस्तों के पास लाजमी तौर पे शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे
तो मैं तभी इसकी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उस मोटिवेशन के साथ ही मैं आगे आपके लिए और बाकायदगी से अच्छे लेक्चर्स भी प्रिपेयर करूँगा, ओके? क्योंकि मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, मैं आपके लिए टाइम निकाल कर लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस, ओके? सो वी विल स्टार्ट नाउ चैप्टर। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायो का, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारे पास फर्स्ट ईयर की कंटेंट का पहला चैप्टर है। क्या है पहला चैप्टर हमारे पास? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थोड़ी मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये आईपैड है, आईपैड पे लिखना थोड़ा टफ होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ दिनों तक आपके लिए कुछ इंतज़ाम करूँगा, बट जब तक जो मेरे पास वसाइल है मैं उसमें आपको पूरी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक टर्म जो है साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। किसी को पता है साइटोलॉजी क्या होती है? It is a branch of biology. It is a branch of biology. Biology की एक branch है in which we study about cell. हम सेल के बारे में इसको पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, उसका नाम क्या है? साइटोलॉजी। कभी कभार हमारे पास एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस। अगली चीज हमारे पास एक टर्म होती है सेल। आखिर एक सेल होता ही क्या है? सबसे पहले क्योंकि हम लोग को सेल को समझना होगा तो आगे हम दूसरी टर्म्स को भी समझ सकेंगे ना। तो सेल होता क्या है? ये हमारे पास स्मॉलेस्ट, क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी हमारे पास सेल होता है। समझ गए? मतलब कि हमारी एक जो ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी बनी हुई है, आपका पूरा जिस्म जो है उसकी एक छोटा सा जो जर्रा है। आप एक दीवार देखते हो, मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक दीवार है, आप इसे कंसीडर करें एज ह्यूमन बॉडी। क्या कंसीडर करेंगे आप? ह्यूमन बॉडी। सही है, आप इसे एक ह्यूमन बॉडी कंसीडर करें। ह्यूमन बॉडी का जो ईंट होगा, आप समझते हो ना, एक दीवार के अंदर ईंट होती है, आपने देखी भी होंगी। जब आप काम करवाते हो अपने घर पे तो आपने दीवारें देखी होंगी, दीवारें देखी थी, उसमें फिर इस तरह की कुछ ईंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा है, जिसे ब्रिक भी कहते हैं, देखा है ना। तो उस एक ब्रिक को आप कंसीडर करें, जो ये ब्रिक है इसे आप कंसीडर करें एक सेल। क्या कंसीडर करेंगे? एक सेल कंसीडर करेंगे। ये जो सेल है यही बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बनावट भी एक यही सेल, बहुत सारे मिलकर आपस में मिलकर ह्यूमन बॉडी की बनावट करते हैं, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और इन्हीं यूनिट्स की वजह से एक फंक्शन प्रोवाइड होता है। जैसे कि दीवार का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ना। दीवार का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। हमारे घर को बाहर की दुनिया से डिफरेंट क्यों रखती है? ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। अगर ये प्रोटेक्शन ना होता हमारे घरों में तो हम तो पूरे के पूरे एक्सपोज हो जाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। तो एक्सपोज तो नहीं होना होता ना। इसी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी, समझ लें कि एक दीवार है, जो ये हमारी स्किन है, ये एक दीवार है। इस दीवार का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब कि इसको बनाने वाला एक छोटा जो ईंट है, उसके हम लोग सेल कहेंगे। सही है, समझ आया? उसे हम लोग सेल कहेंगे। और उस सेल की वजह से जब हमारी बॉडी का पूरा अंदर इनर पार्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि स्प्लीन हो गया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम में कुछ फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस भी बेसिकली सेल ही करवा रहा होता है। सेल के बहुत सारे काम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, समझ गए? तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होता है। सो वी कैन से दैट इट इज द structural and functional unit of human body.
ह्यूमन बॉडी भी आप कह सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक या एक से ज़्यादा सेल्स लाजमी तौर पे होते हैं। अगर एक सेल होगा तो उसे हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। उसी तरीके से अगर उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल होंगे उसे हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेल तो हमने पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी हो गया। लिविंग बॉडी से मुराद अब हम क्या कहते हैं, इसके अंदर लिविंग बॉडी में तो प्लांट्स भी आते हैं ना, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एनिमल्स जिसमें हम लोग खुद इंसान भी शामिल होता है, सही है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमारी नेकेड आई से हमें नहीं जाहिर होते, जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस भी आते हैं। वायरसेस एक ए सेलुलर एंटिटी है, बट बैक्टीरिया आज था सेलुलर एंटिटीज, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो अब अगली चीज मैं जब आपको चीख चीख के बता रहा था कि ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग बॉडी है। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद यही, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, ईंट की ना। तो यही सेल हमारी बॉडी की ईंट के तरीके से काम करता है। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। अदर थिंग हमारे पास क्या है? एज ब्रिक इज द बिल्डिंग सेल इज टू लिविंग बॉडी। जैसे कि एक ब्रिक होती है, ब्रिक इज टू बिल्डिंग। बिल्डिंग जैसे कि एक ब्रिक यूज होती है एक बिल्डिंग में, वैसे ही एक सेल यूज होता है। सेल इज टू लिविंग बॉडी। ये जो आपको मैंने बात बताई है, ये आपकी बलोचिस्तान की बुक में लिखा हुआ है। बलोचिस्तान की बुक में ये आपको पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे जो पॉइंट डिस्कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी बुक से आया हुआ है। सही है। अदर थिंग, हमारे एक अडल्ट ह्यूमन में आखिर कितने सेल्स होते हैं? किसी को पता है कितने सेल्स होते हैं? In adult human body, there is about adult human body. There is about 37 trillion, 37 trillion और 370 बिलियन सेल्स होते हैं हमारे पास। कितने? 37 ट्रिलियन और 370 बिलियन सेल्स होते हैं हमारी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे कितने सेल्स होते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसके लिए क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो आपने लाजमी तौर पे इसे याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसे मैं चीख चीख के आपको कब का बता रहा था कि सेल हमारी बॉडी का क्या यूनिट होता है। सेल इज द, अभी तो आपको खुद ये चीज याद होनी चाहिए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सही है, समझ में आया आपको कि एक सेल क्या होता है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, एक यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क की तरह से भी काम देता है। फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज बिल्ड बाय कलेक्शन ऑफ मैनी सेल्स। जैसे कि मैंने आपको दीवार का बताया, वो एक फ्रेमवर्क होता है ना, एक घर की जो फ्रेमवर्क होती है, उसकी जो शेप होती है, वो कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली वो शेप जो है दीवार का स्ट्रक्चर ही जाहिर करता है। वैसे ही जो हमारी बॉडी की फ्रेमवर्क है, जैसे बॉडी की बनावट है या शक्ल है, वो कौन डिसाइड करेगा? इट इज आल्सो डिसाइड बाय द ब्रिक ऑफ द बॉडी इज सेल। तो मतलब कि सेल हमारी बॉडी की ब्रिक है, और वही हमारी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी को फ्रेमवर्क सॉरी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी के लिए यूज होता है। फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज built by collection of many cells. Collection of many cells. समझ आया
कि जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि फ्रेमवर्क जैसे आप दीवार समझो, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज बिल्ड बाय कलेक्शन ऑफ मैनी सेल्स। समझ गए? सही है। अब अब हम आगे चलते हैं। हमारा आगे क्या टॉपिक है, लेट्स वी डिस्कस देयर। हमारी बॉडी के ना बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब उनमें से कुछ सेल का जो साइज, हमारी ह्यूमन साइज ऑफ ह्यूमन सेल का जो नॉर्मली एवरेज साइज होता है, साइज ऑफ ह्यूमन सेल, साइज ऑफ ह्यूमन सेल जो कि एवरेज होता है, एवरेज साइज क्या होता है? एवरेज साइज हमारे पास होता है 100 माइक्रोमीटर। हमारी जो सेल का एवरेज साइज होता है दैट इज 100 माइक्रोमीटर। और इस 100 ऑफ माइक्रो जो मीटर होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 100 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो का मतलब -6 होता है और इसको हम लोग मीटर से कर सकते हैं। ये भी कई बार एमसीक्यूज में आया हुआ है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो आगे अगर हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन है, लार्जेस्ट सेल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट सेल, या लार्जेस्ट सेल जो हमारी ह्यूमन बॉडी का है वो कौन सा है? अगर हम इसे मेल्स के अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखें मेल्स के अंदर, तो इट इज नर्व सेल। क्या होगा? नर्व सेल, अगर मर्दों के अंदर देखेंगे। और अगर हम इसे फीमेल के अंदर देखते हैं तो इट इज ओवम। ओवम एक गैमेट होता है जिसकी वजह से ओवम और जो हमारा मर्दों से जो स्पर्म आता है, ये जब आपस में मिलते हैं या मतलब फर्टिलाइज होते हैं तो उसके नतीजे में एक एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो को आगे जब डेवलपमेंट होती है तो वो एक चाइल्ड की शक्ल में हमारे पास आता है। ओके, जिसे हम लोग नियोनेट कहते हैं। नियोनेट वो बेबी होता है जो कि अभी तक माँ के पेट में हो, और जब वो बाहर आ जाता है, इस दुनिया में आ जाता है, तो उसे हम लोग न्यू बॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोनेट। जब माँ के पेट के अंदर वो डेवलप हो रहा हो और जब वो बाहर आ जाए, इस दुनिया में आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यू बॉर्न। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं स्मॉलेस्ट सेल की तरफ। किसकी सेल की तरफ? स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल की तरफ आ गए। अब इसके लिए भी अगर हम लोग चलते हैं मेल्स के अंदर, मैं एम लिख रहा हूँ, सिंपली एम, और उस फीमेल के लिए एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मेल के अंदर देखते हैं तो इट इज स्पर्म सेल। मैंने आपको बताया जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं या मतलब कि फर्टिलाइज होते हैं तो हमारे पास एक एम्ब्रियो बनता है। तो और फीमेल के अंदर सबसे जो छोटा सेल होता है दैट इज ग्रेन्यूल सेल। क्या? ग्रेन्यूल सेल। अब ये ग्रेन्यूल सेल क्या होता है? ये जो हमारा सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम पता है क्या होता है? सेरिबेलम ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि टिल्टेड होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे होता है। सेरिब्रम तो हमें पता है ना कि जो फ्रंट पे होता है, वो नहीं, ये ब्रेन स्टेम के साथ होता है, यहाँ साइड पे ये होता है, ठीक है। जो साइड पे होता है ना, इसके अंदर का जो सेल है उसे कहते हैं ग्रेन्यूल सेल। क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल सेल। इसका जो एक सेल होगा उसे क्या कहेंगे? ग्रेन्यूल सेल। ये ग्रेन्यूल सेल ये किसमें होते हैं? इन सेरिबेलम। किसमें होगा? सेरिबेलम में होगा, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज, तो आपने ये चीज लाजमी तौर पे याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। अब इससे हम लोग जब स्टडी करते हैं तो आपने बेसिस के ऊपर पढ़ना होता है कि शेप्स की बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, या मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। उसके बाद आप सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसे जो है डिवाइड करते हैं। तो पहले पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स के ऊपर कर रहे हैं, तो वी शुड हैव टू राइट इट। क्या पहला क्या है? टाइप्स ऑफ सेल्स on the basis of on the
basis of on the basis of what? On the basis of what? On the basis of shape. शेप की बुनियाद पे कितने तरह के हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है। अब कितने तरह के सेल होते हैं उसे तो हम लोग को पढ़ना होगा ना, क्या कितने तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के सेल में सबसे पहला जो हमारे पास सेल होता है दैट इज स्क्वेमस सेल। क्या होता है? स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि स्क्वेम स्क्वेम कहते हैं कोई चीज चूसी हुई हो, मतलब कि बिल्कुल ही जो है ना इस टाइप की शक्ल हो। एक तो रिजिड इस तरह की शक्ल होती है, ठीक है, फ्लैसेड जिसे कहते हैं, सही है, फ्लैसेड शेप इसे कहते हैं। लेकिन अब अगर एक चीज बिल्कुल गिरी पड़ी है, बिल्कुल मतलब कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, ऐसे सेल जिसके अंदर कोई जान ही नहीं है, बहुत ही नाजुक सा है, स्क्विमस हुआ है, मतलब कि चिमटा हुआ सेल है, तो इसको जो है हम लोग इस शेप का होता है, फ्लैट शेप होता है, मतलब कि फ्लैट होता है बिल्कुल। इसे जैसे हम लोग किसी चीज के ऊपर वजन डाले तो वो चिमट जाता है ना, वैसे ही ये सेल भी चिमटा हुआ सेल होता है, ठीक है। इसके ये कौन सा सेल होता है? फ्लैट सेल होता है। क्या होता है? फ्लैट सेल। अदर वन, दूसरा हमारे पास कौन सा सेल होगा? दैट इज क्यूबॉइडल शेप। क्यूबॉइडल शेप, क्यूबॉइडल सेल्स। अब क्यूबॉइडल क्या होता है? क्यूबॉइडल का मतलब होता है कि इसकी जो शक्ल होती है वो बहुत ज़्यादा स्क्वायर से मिलती है। स्क्वायर स्क्वायर समझते हो ना, एक शेप होती है स्क्वायर, तो इस सेल की जो शेप होती है वो भी जो है क्यूब लाइक होती है। तो क्यूब क्यूब ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि 3D होता है, ठीक है। और 3D में हमें पता है कि वो कैसे 3D होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को ना हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो ये क्यूबॉइडल है, मतलब कि क्यूब बनी हुई है, और ये क्यूब जो है स्क्वायर शेप में होती है। क्या होती है? स्क्वायर शेप। तो इसे हम लोग क्या शेप से डिनोट करते हैं? स्क्वायर सेल, ठीक है। क्या? स्क्वायर सेल। अब तो थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है वो क्या होता है? सिलिंड्रिकल। किसी को पता है कि सिलेंडर किसे कहते हैं? हम लोगों के घर में भी सिलेंडर्स होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल गैस का जितना बढ़ाना चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में सिलेंडर्स आपकी अम्मी यूज़ करती होगी जब रात को गैस चले जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल सेल्स ना ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी शक्ल सिलेंडर टाइप होती है। सिलेंडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फिर 3D होता है, बट वो क्या होता है? आपने रेक्टेंगल देखा है? रेक्टेंगल तो जस्ट ऐसे एक ड्रॉ करता है स्ट्रक्चर होता है ना। जब हम इससे जो है 3D में इसको जो है हम लोग जब ड्रॉ करते हैं ना ऐसे करके, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल शेप। क्या? सिलिंड्रिकल शेप होती है ये। तो ये सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, इनकी शक्ल जो है सिलेंडर टाइप होती है। तो इसका जो हम लोग नाम रखेंगे सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, और इसे हम लोग कोलोमर सेल्स भी कहते हैं। कॉलम पता है ना किसे कहते हैं? कोलोमर सेल्स, इसका नाम एक दूसरा कोलोमर सेल्स है और सिलेंड्रिकल सेल्स है। कोलोमर से मुराद कॉलम लाइक, कॉलम कहते हैं लंबी लंबी लाइनों को कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम लोग कोलोमर सेल्स भी कहते हैं और सिलेंड्रिकल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जिसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे, बल्कि हम यहाँ तक लेक्चर को आज एंड करते हैं, क्योंकि बहुत आधे घंटे की क्लास हो गई है हम लोगों की। तो एंड यहाँ पे करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर से कुछ सीखें। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन का लाजमी तौर पे जो है आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मेरे व्हाट्सएप के चैनल्स के लिंक मैंने आपको 10 बार अपने यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, मैं फिर से आज शेयर कर दूंगा। वहाँ पे हम पोल्स के ज़रिए बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, एमडीकेट इज़ नॉट अ बिग डील। हमारे लिए एमडीकेट बहुत एक ईज़ी वे होता है, बहुत ईज़ी टेस्ट है। अगर आप इसे बहुत ईज़ी वे में अगर आप लोगे, समझोगे, आप एक-एक चीज़ को अगर समझ के पढ़ोगे, तो आई डोंट थिंक सो इट्स एन टफ जॉब फॉर अस। हम बहुत सारे इंसान जो है ना बहुत सारी मुश्किल चीज़ों से निपट जाता है, बट ये जो चीज़ है ये इतनी मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ फ़ोकस रखना है अपनी स्टडीज़ पे।
अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये आपने बात सुनी हुई है, मैंने आज़माई हुई है। तो आपने कंसिस्टेंट लाज़मी तौर पे रहना है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपको भी पता है कि इस दुनिया में तब तक वो बंदा नहीं कामयाब होगा, जब तक वो हर रोज़ गिरेगा नहीं, तब तक उठेगा नहीं, तब तक वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है? तो आपने कामयाबी के सबसे पहली जो चीज़ होती है वो कंसिस्टेंसी, उसको बरकरार रखना है। अब जो मैंने आपको ये सारे लेक्चर पढ़ाया है, आपने एक काम करना है घर जाके, घर में अगर आप ये लेक्चर सुन भी रहे हो, आपने ये लेक्चर सुन लिया, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना है। नोट करके आपने क्या करना है, पहले रिव्यू करना है सारे नोट्स का। क्या करना है? पहले ही आपका एक होमवर्क है, रिव्यू ऑल द नोट्स। ये जो नोट्स आप बनाओगे इसको आपने लाज़मी तौर पे जो है रिव्यू करना है एक बार। रिव्यू करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि क्या चीज़ मुझे कम समझ आई, क्या चीज़ ज़्यादा समझ आई, कौन सा मेरा वीक टॉपिक इसमें था। तो आपने पहले-पहले नोट्स को सारा रिव्यू करना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने करना है, रिव्यू के बाद आपका दूसरा काम होगा रीड इट फ्रॉम द बुक। रीड इट फ्रॉम द बुक ऑफ योर फ्रॉम द बुक ऑफ योर प्रोविंस। सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंस की बुक को इसमें से पढ़ना है, ठीक है? जो-जो मैंने पढ़ा है ये टॉपिक आपने अपनी प्रोविंस की बुक से लाज़मी तौर पे पढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको अगर कोई वहाँ से नया पॉइंट मिले, तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स को इस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ से एक नया पॉइंट मिला कि अडल्ट ह्यूमन हैज़ 37 ट्रिलियन, तो आपने ऐसे करके वहाँ पे एक पॉइंट की शक्ल में लिख लेना है और ऊपर हेडिंग देनी है कि ये बुक से बुक्स पॉइंट है। क्या है? बुक्स के पॉइंट्स हैं। एक तो लेक्चर के पॉइंट्स तो आप नोट कर रहे होते हो, आपके पास बुक के जब पॉइंट्स आ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है एक लेक्चर को पढ़ना जब आप आखिर में रिविज़न्स करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।